हमारे साउथ एशिया में इकोनॉमिक पॉवर्टी भी है और साथ कल्चरल पॉवर्टी भी है। कुछ हमारा जो माशरा है वो हमें बताता है कि आपने बस सब्र करना है, आपने सब चीज़ें किस्मत पे ब्लेम करनी है, आपने हरकत में बरकत वाला असूल नहीं अपनाना। अगर आपने किसी माशरे में गुर्बत कम करनी है तो आपको 3 लेवल पे काम करना पड़ता है। ठीक है। मैक्रो लेवल, मेसो लेवल एंड माइक्रो लेवल। वही बांग्लादेश जो तमाम इंडिकेटर्स में पाकिस्तान से पीछे होता था, बिल्कुल अब आगे निकल गया। बांग्लादेश में जो ख़वातीन का रोल रहा है पिछले 5-10 सालों में, वो खुद एक रेवोल्यूशन है। जब भी पाकिस्तान में गुर्बत की बात होती है, सोशल डेवलपमेंट की बात होती है, तो चंद नाम हमारे जहनों में आते हैं। उसमें से एक नाम खलील अहमद तेतले साहब का भी है। पाकिस्तान में बहुत वास्ट एक्सपीरियंस रखते हैं रूरल डेवलपमेंट के हवाले से, और गुर्बत को कम करने वाले जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनका अच्छा खासा तजुर्बा है। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे, और इस मौजू में हम कोशिश करेंगे कि आम लोगों को समझने आने वाली जो ज़ुबान है, आम भाषा में बात करेंगे। खलील साहब, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल। वेलकम टू द प्रोग्राम। और आज हम जब भी सर हम बात करते हैं गुर्बत के हवाले से, तो बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स हमारे जहन में आते हैं। कोई पावर्टी लाइन की बात करता है, गुर्बत की कोई लकीर है, कोई CPI मॉडल्स की बात करता है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात होती है। मुख्तलिफ इकनोमेट्रिक ज़रिए हैं जिसके ज़रिए गुर्बत को मापने की कोशिश की जाती है। लेकिन गुर्बत का एक बहुत बड़ा जो एक ऑथेंटिसिटी है, यानी उस गुर्बत को मापने का, उसको समझने का, आम आदमी की ज़बान में समझने का जो तरीक़ाकार है, उस पे क्योंकि आपने बहुत काम किया है, तो आज हमारे नाज़रीन को आप थोड़ा बताएं कि बेसिकली गुर्बत है क्या, और मुख्तलिफ़ माशरों में इसकी मैनिफेस्टेशन कैसे होती है, गुर्बत को लोग किस तरह देखते हैं। क्योंकि आपका बड़ा तजुर्बा है लोगों के बीच में बैठ के इसको समझने का, और फिर उसको ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए जो मुख्तलिफ़ तदाबीर हैं, उसमें आपने बहुत अरसे तक काम किया है। तो आज ज़रा गुर्बत के हवाले से कोई गपशप हो जाए सर। शुक्रिया आमिर। जैसे आपको पता है कि गुर्बत मल्टी डायमेंशनल है जी। एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आसान तरीका ये है कि जो हमारे कम्युनिटीज़ हैं वहाँ जाएं, उनके साथ बैठें, उनसे बातें करें, तो वो आपको बताते हैं। वो बताते हैं कि गरीब कौन है और क्यों है। गरीब वो है जिसको कभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ठीक है, उसको कभी सरमाया तक एक्सेस नहीं मिला, उसको नए स्किल्स के बारे में नहीं पता, और जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, जो गवर्नमेंट की लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, उन तक उसकी कोई रसाई नहीं है। ठीक। तो वो अपने एक छोटे से आइलैंड में बैठा है, जो हम अंग्रेज़ी में कहते हैं एक्सक्लूडेड, इनविजिबल या होपलेस। यानी नज़र भी नहीं आता, बिल्कुल ही सीन से गायब है, और ना उम्मीदी भी मौजूद है। बिल्कुल। तो अगर इसको हम फ्लिप करें तो सबसे पहले तो हमें उनको उम्मीद देनी चाहिए जी, अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, स्किल्स देने चाहिए, और उनको फैसिलिटेट करें कि वो गवर्नमेंट के साथ राब्ते पैदा करें और गवर्नमेंट सर्विसेज को एक्सेस करें। ठीक है। कोई भी एक इदारा सब कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। इसलिए कहते हैं कि जो पॉवर्टी है बहुत कॉम्प्लेक्स है और कोई एक इदारा इसको पूरी तरह से हल नहीं कर सकता। हाँ, तो सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, दे हैव टू बी अलाइंड, दे हैव टू बी वर्किंग फॉर द पुअर। तो ये जो सर गुर्बत है, मसलन हमारे जब हम भी देखते हैं तो पाकिस्तान में अक्सर आता है कि कोई 25%, कोई कहता है 30%, कोई कहता है 40% गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। अब एक लकीर तो है, उस लकीर के नीचे भी मुख्तलिफ दर्जे होंगे, एक ही तरह के गरीब नहीं होंगे, तो उसकी कोई दर्जा बंदी भी मौजूद है? किस तरह हम उसको देखते हैं? जब हम गरीब कहते हैं तो ज़ाहिर बात है जो 25-30% उस लाइन से नीचे हैं, उन सब के लिए तो एक पॉलिसी नहीं हो सकती ना, उसके लिए मुख्तलिफ पॉलिसीज़ होनी चाहिए। रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम्स नेटवर्क, नेशनल रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम, सिंध रूरल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन
एंड थरदीप रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्होंने सिंध में 2015 से 2022 तक सक्सेस प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, इस प्रोग्राम का जो पहला काम था वो था टू कंडक्ट पॉवर्टी स्कोर कार्ड सेंसस इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, सिंध के अंदर। तो इन्होंने जो सर्वे किया वो रफली 650,000 घरानों का किया। ठीक है। वो जो डेटा है वो क्या बताती है कि अबाउट 60% आर पुअर, 40% नॉन पुअर। वो जो 60% है उनका फर्दर ब्रेक डाउन किया तो उसमें एक्सट्रीम पुअर हैं, फिर वनरेबल पुअर हैं, ठीक है, और फिर वनरेबल नॉन पुअर हैं जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर नीचे हैं। सही। तो वो जो एक्सट्रीम पुअर हैं, ज़ाहिर है उनकी ज़रूरियात, उनका पोटेंशियल कुछ और है, जो उनसे ऊपर हैं कुछ और है। तो इसलिए मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए डिफरेंट इंटरवेंशंस की ज़रूरत है। ठीक है। और इनकी आइडेंटिफिकेशन वो घर वाले खुद करें। यानी एक ही यार्ड स्टिक से तमाम गरीबों को नहीं देखा जा सकता, उसके लिए मुख्तलिफ दर्जाबंदी के लिए मुख्तलिफ किस्म के इंटरवेंशंस चाहिए। जी बिल्कुल जी। जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं वन शू डजंट फिट ऑल। ओके, ठीक है। तो अब ये सर जैसे अक्सर ये बात सुनने में आती है पाकिस्तान में, यहाँ पे जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इस तरह के और इदारे हैं जो सोशल प्रोटेक्शन पे काम करते हैं। ये जो इदारे हैं ये बेसिकली उन तमाम गरीबों के लिए हैं या वो सिर्फ एक ख़ास दर्जेबंदी के तहत इनके सर्विसेज को दिया जाता है? बस हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो 12,000 रुपये मिलते हैं या वसीला तालीम है या और प्रोग्राम्स उनके हैं, तो वो बेसिकली किस तरह डिज़ाइन होते हैं? वो जो डेटा है जिसकी हम बात करते हैं, वो डेटा क्या यही जो इकोनोमेट्रिक डेटा उठाते हैं या उनका भी कोई तरीक़ाकार है कि वो गरीबों तक पहुंचते हैं और दर्जाबंदी होती है, घरों का पूरा सर्वे होता है, क्या तरीक़ाकार है? ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है ये 2008-2009 में शुरू हुआ था। ठीक है। और ये पूरी दुनिया मानती है कि एक बेहतरीन सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम है। ठीक है। इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है, जो इसकी आउटरीच है, एवरीबॉडी रिकॉग्नाइजेस दैट। जब ये शुरू हुआ था तो उस वक्त जो स्ट्रेटजी थी कि गरीबों की निशानदेही कैसे की जाए, तो वो था थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जो MNA हैं इनको फॉर्म्स दिए गए कि आप अपने अपने हलकों में गरीबों को दें और वो ये फिल करें और एनरोल हों। लेकिन फ़ौरन पता चल गया कि उसमें काफ़ी एक्सक्लूजन हो रही थी। ठीक है, वो सियासी बुनियादों पे करते होंगे। हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद वर्ल्ड बैंक, बिस्प ने पॉवर्टी स्कोर कार्ड तरीक़ाकार अपनाया। ठीक है। और सर्वे किया हर घर का पूरे पाकिस्तान में। तो जो एनुमरेटर से वो घर घर जाते थे और घरेलू तफसीलात लेते थे और उसकी बुनियाद पे पॉलिसी बनी। ठीक है, यानी गरीबों की दर्जाबंदी भी उसी बुनियाद पे की हाँ गई, बिल्कुल। फिर पॉलिसी बनाई है। उस वक्त जो पॉवर्टी स्कोर कार्ड का कट ऑफ पॉइंट था, मैं बता दूं पॉवर्टी स्कोर कार्ड इसमें 10-12 सिंपल सवाल होते हैं। ठीक है। और उनकी बुनियाद पे एक स्कोर कैलकुलेट होता है। ठीक है। अगर स्कोर 0 है तो है उसका मतलब है कि आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि आप पुअर हैं। ठीक है, यानी गुर्बत में आप ज़्यादा चांस है कि आप गुर्बत में नीचे हैं, बहुत नीचे। अगर स्कोर ऊंचा है 100 है, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि आप नॉन पुअर हैं। ठीक है, फॉर यानी उन 12 सवालों के स्कोर की बुनियाद पे ये बात डिटरमिन की जाती है कि कौन गरीब हो सकता है और कौन गरीब नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल। तो उस वक्त मेरा स्कोर 84 था। ओके, ठीक है। तो उस वक्त गवर्नमेंट ने फैसला किया कि जो कट ऑफ है वो 16.71 है। तो जो घराने 16.71 से नीचे हैं उनको अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र किया जाएगा। यानी जो उस दर्जाबंदी में सबसे नीचे हैं उनको अनकंडीशनल कैश, हाँ जो उस लाइन से नीचे हैं 16.71 से। 16.7 वो कट ऑफ पॉइंट था, उससे नीचे जिनका स्कोर होगा वो गरीब होंगे। जी। ठीक है। और उनको अनकंडीशनल कैश
ट्रांसफ़र होगी, हुकूमत देगी, हुकूमत बिस्प देगा, बिस्प देगा, ठीक है। तो वो चल रहा था। फिर बात उस वक्त 1000 रुपया था, और अभी आज हुकूमत ने ऐलान किया है कि अब वो 8500 होगा पर क्वार्टर। पर क्वार्टर, हाँ, और साल में 3 दफ़ा मिलेगा, 4 दफ़ा। 4 दफ़ा मिलेगा, ठीक है। ये जो बिस्प की डेटा बेस है ये बहुत बड़ी है और मुख्तलिफ हालात में ये काम आती है। जब कोविड का दौर आया था उस वक्त हुकूमत ने फ़ैसला किया था कि गरीबों के लिए एक अलहदा ग्रांट देना चाहिए, तो वो 12,000 रुपया इसी डेटा बेस के तहत दिया गया था। ठीक है। और अभी जो पिछले साल फ्लड्स आए हैं उसमें भी इसी डेटा बेस को यूज़ करके इस्तेमाल किया गया। तो ये जो बिस्प है इसके 2-3 कंपोनेंट्स हैं। एक है अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र, ठीक है, और दूसरा है कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र। अच्छा, आपने बात की थी वसीला तालीम की, जी, वो कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र है। अच्छा, उसमें क्या चीज़ शामिल होता है? कि वो जो बिस्प बेनिफिशरी फैमिलीज़ हैं, अगर वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, एनरोल करेंगे और वो वहाँ 70% अटेंडेंस करेंगे तो उनको हर मंथ एक कंडीशनल कैश ग्रांट मिलेगा। ठीक है, यानी उसकी कंडीशन शर्त ये है कि वो बच्चे स्कूल में जाएं, स्कूल में जाएं और वेरीफाई हों कि वाकई जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और उसमें ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है गर्ल चाइल्ड को। गर्ल्स का रेट बॉयज से 10% ज़्यादा है। और दूसरा जो कंपोनेंट है अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र का वो है मदर एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है। तो बिस्प ने सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के तहसील हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में मरकज़ बनाए हैं कि ख़वातीन वहाँ जाएं और रजिस्टर करें और उनको कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र मिलेगा कि वहाँ वो अपना मायना कराएं, जो उनको वहाँ से सर्विसेज मिल रही हैं वो हासिल करें। इसका फोकस है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, ताकि जो आइंदा हमारे बच्चे हैं वो उसमें सेहतमंद हों। ठीक है। तो सर ये तो एक तो बिस्प का जो सोशल प्रोटेक्शन का मॉडल है, ज़ाहिर बात है इसकी बुनियाद पे फिर बहुत सारे प्रोग्राम डिज़ाइन हुए होंगे, बहुत सारे NGOs इस पे काम कर रही होंगी। एक तो रूरल डेवलपमेंट का मेन प्रोग्राम है जिसको आज हम इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके अलावा जितने भी प्रोग्राम्स हैं जैसे पावर्टी ग्रेजुएशन के प्रोग्राम्स हैं, यानी गरीबों को गुर्बत से निकालने के लिए क्या तरीक़ाकार अपनाया जाए, तो उस तरह कोई इदारे पाकिस्तान में अभी मौजूद हैं बिस्प के अलावा जो इस पे काम कर रहे हैं? जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बिस्प है ये सोशल प्रोटेक्शन है। बिल्कुल। इसका मुराद है कि जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होती जाएं। यानी गुर्बत कम करने वाला प्रोग्राम नहीं है बल्कि कुछ को सेफ्टी नेट्स प्रोवाइड करता है। हाँ बिल्कुल, जैसे आम ज़ुबान में कहते हैं कि चूल्हा जलता रहे। चूल्हा जलता रहे, ठीक है। क्योंकि जो बेसिक नीड्स हैं फूड की वो पूरी होती जाएं। अलबत्ता उन घरों में पोटेंशियल है कि वो अपने हालात को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, तो इसलिए और प्रोग्राम्स हैं जो सिविल सोसाइटी भी इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है, सूबाई हुकूमतें भी कर रही हैं और मरकज़ी हुकूमत फेडरल हुकूमत भी कर रही है। फेडरल सतह पे नेशनल पॉवर्टी ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, सूबाई सतह पे सिंध में पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम है, बलूचिस्तान में यूरोपियन यूनियन का ब्रेस प्रोग्राम है, सिंध में सक्सेस प्रोग्राम था, खैबर पख्तूनख्वा में पीस प्रोग्राम था, पीस प्रोग्राम और प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। तो वो ये जो प्रोग्राम्स हैं ये फोकस करते हैं कि जो गरीबों को एम्पावर किया जाए, उनको रिसोर्सेज दी जाएं कि वो अपने हालात ख़ुद बेहतर करें। ठीक है। उसके लिए जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि वो घर ख़ुद अपना प्लान बनाते हैं। ठीक है। वो ख़ुद आइडेंटिफाई करते हैं कि उनका अपना पोटेंशियल क्या है। ठीक है। वो ख़ुद
کیا کر سکتے ہیں. وہ خود بتاتے ہیں اپنے پلان میں. ہاں ٹھیک کہ ہے. وہ خود کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. اور اس کو کرنے کے لیے کیا کانسٹرینٹس فیس کرتے ہیں اور کس طرح وہ کانسٹرینٹ کم ہو سکتا ہے یا ریموو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جنرلی جو ہمارا تجربہ ہے یہ جو کانسٹرینٹس ہیں یہ دو نوعیت کے ہیں. ٹھیک ہے. ایک وہ فرماتے ہیں کہ جی ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے اور دوسرا کہ ہمارے پاس ہنر نہیں ہے. ہنر نہیں. یہ سرمایہ اور ہنر دو اہم چیزیں ہیں. ہاں بالکل. ٹھیک ہے. لیکن ہر گھر تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. بالکل. اس لیے رورل سپورٹ پروگرامز کہتے ہیں کہ سب سے پہلے لوگوں کو اویئرنیس دی جائے, موبلائز کیا جائے اور پھر ان کو آرگنائز کیا جائے انٹو کمیونٹی آرگنائزیشن. ٹھیک ہے. جو گروپس ہیں 15-20 گھرانوں کے, پھر ان کو منظم کر کے ولیج آرگنائزیشن سیٹ کی جائے اور پھر یونین کاؤنسل میں اور آل ولیج کا آرگنائزیشنس کو اکٹھا کر کے لوکل سپورٹ آرگنائزیشن بنائی جائے. تو ان کو ہم کہتے ہیں سوشل پلر. سوشل پلر. ہاں, تو یہ سوشل پلر جب بنے گا تو پھر یہ ان پوزیشن ہوگا کہ باقی ایڈمنسٹریٹو پلر جو گورنمنٹ لائن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے پیدا کریں. ظاہر بات ان کی اس کا تنظیمی ڈھانچہ بنا ہوگا تو آسانی ہو جائے گی. بالکل. اور ساتھ وہ جو پولیٹیکل پلر ہے ان کے ساتھ بھی رابطے پیدا کریں. رابطے میں رہیں. بالکل. تو سر اس میں آپ کا چونکہ ماشاءاللہ بڑا تجربہ ہے, پاکستان کے علاوہ بھی آپ نے سینٹرل ایشیا میں بھی کام کیا ہے, کوئی انٹرسٹنگ واقعات سینٹرل ایشیا کے ہمارے ناظرین کے لیے آپ کا تجربہ, آپ کو استاد بھی کہتے تھے وہاں, ہمیں یاد ہے کہ آپ سینٹرل ایشیا میں استاد خلیل کے نام سے مشہور تھے. تو استاد کیوں کہتے تھے آپ کو, کیا کس بنیاد پہ, کیا آپ نے کوئی اس طرح کا زبردست کام کیا تھا, ایک کیرسما تھا آپ کا ادھر, کیا وجوہات تھی؟ میں نے کام تو نہیں کیا, کام تو اساس گاؤں والے کرتے ہیں. یہ تو ان کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ اسٹاف کو کہتے ہیں جی اسٹاف نے کیا ہے, اساس کام گاؤں والوں نے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے تو صرف پیغام رسانی کی تھی. جب میں گیا تھا, میں آغا خان رورل سپورٹ پروگرام گلگت سے گیا تھا. ٹھیک ہے. اور گلگت کا جو ایکسپیرینس تھا وہ میں ساتھ لے کے گیا تھا. لیکن ظاہر ہے تاجکستان کی کانٹیکسٹ کچھ اور تھی, تو ہمیں اس اپروچ کو مقامی حالات کے مطابق اڈیپٹ کرنا پڑا. مثلا جب میں گیا 1998 میں تو وہاں حالات بہت برے تھے, اکنامک کلیپس ہو چکا تھا, کمیونٹیز میں ہاؤس ہولڈز میں کیش نسبتاً بہت کم تھا, بے روزگاری بہت تھی. لیکن جب ان کے ساتھ بیٹھے, ڈائلاگ کیا, ان کے پوٹینشیل کو دیکھا, تو لوگوں نے خود بہت سارے اپرچونیٹیز آئیڈینٹیفائی کی. ٹھیک. اور پھر آغا خان فاؤنڈیشن نے سپورٹ پرووائڈ کی کہ انہوں نے جو خود چیزیں آئیڈینٹیفائی کی تھی ان کے اوپر عمل ہو. ٹھیک. فار ایگزامپل لوگوں نے کہا جی ہم زمین دارا کر سکتے ہیں لیکن یہ زمین اسٹیٹ کی ہے. ہاں. تو آغا خان فاؤنڈیشن نے گورنمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ کیا, تو وہ زمینیں پرائیویٹائز ہوئیں. پھر ایگریکلچر انپٹ کا بندوبست کیا گیا. ٹھیک ہے. فیول فرٹیلائزر کا بندوبست کیا گیا. ایگریکلچر کریڈٹ پروگرام شروع کیا گیا. کہیں پوٹینشیل تھا ایریگیشن چینلز کا, وہ امپروو کیے گئے, نئے کنسٹرکٹ کیے گئے. اور کچھ علاقوں میں جو شہروں کے نزدیک تھے تو ان کا یہ ہمارے پاس مائکرو انٹرپرائز کی اپرچونیٹی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو مائکرو انٹرپرائز کے لیے اسمال کریڈٹ بھی دیا گیا ہے. ٹھیک. اس میں سر آپ نے ایک انٹرسٹنگ قصہ سنایا تھا, اب ناظرین کو بھی سنائیں. وہ جو فریج والا قصہ تھا وہ کیا تھا سر؟ وہ فریج والا غربت کا تھا اصل جو سمجھ غربت. نہیں وہ ٹھیک ہے, اچھا وہ آپ نے یاد دلا دیا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک یورپین ڈیلیگیشن آئی ہوئی تھی. اچھا. ہم فیلڈ وزٹ پہ گئے, گاؤں میں تھے. یہ تاجکستان میں؟ ہاں تاجکستان میں. ٹھیک ہے. تو ہم نے ویریس ایکٹیویٹیز دیکھی. تو جب لنچ ٹائم ہوا تو ولیج آرگنائزیشن کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ جی میرے گھر میں لنچ تیار ہے, آپ پلیز تشریف لائیں. ٹھیک ہے. ہم نے انکار کیا, لیکن ان کے کلچر کے مطابق انہوں نے انسسٹ کیا, تو ہم ان کے گھر گئے. جس کمرے میں ہم بیٹھے تھے
तो फर्श पे कारपेट था, दीवार पे कारपेट लगा हुआ था, कोने में एक फ्रिज थी, फ्रिज के ऊपर टेलीविज़न था। ठीक है। तो मेहमान ने कहा, खलील आप लोग यहाँ क्यों काम करते हैं, ये घर तो गरीब नहीं है। हाँ, ज़ाहिर फ्रिज भी है, टेलीविज़न है, सब कुछ कारपेट्स है, हैं। कारपेट्स लगे हुए हैं। तो मैंने कहा ये सोवियत हेरिटेज है। अच्छा, ये सोवियत हेरिटेज है। हाँ, कि ये कारपेट, ये टेलीविज़न, ये फ्रिज सोवियत दौर में ख़रीदा गया है। ठीक है। और अगर आप वो पॉवर्टी चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जो आप सिंध में या इंडिया में या बांग्लादेश में देखना चाहते हैं, तो वो आपको ताजिकिस्तान में नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो एब्जेक्ट पॉवर्टी होती है, यहाँ की जो पॉवर्टी है वो है इकोनॉमिक पॉवर्टी। ठीक है। ये जो साहिब खूने हैं, ये स्कूल टीचर है, आप इनसे पूछें कि इसकी मंथली तनख्वाह क्या है, ठीक है। $1.5 से ज़्यादा नहीं होगी। जबकि पेट्रोल ग्लोबल प्राइस है, चीनी ग्लोबल प्राइस है, हाँ, आटा ग्लोबल प्राइस है। तो ताजिकिस्तान तो कुछ नहीं बना, सब चीज़ें बाहर से आ रही हैं, जैसे पाकिस्तान में आ रही हैं, उस तरह से जी इम्पोर्ट ओरिएंटेड। हाँ इम्पोर्ट है, लेकिन ताजिकिस्तान 90% माउंटेनस कंट्री है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन उन घरों में पोटेंशियल था, ठीक। हॉर्टिकल्चर का पोटेंशियल था, लाइफ स्टॉक का पोटेंशियल लाइफ स्टॉक था, का था। उनको डेवलप किया और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने पाँव पे खड़े होने लग गए हैं। यानी जब आपने फ्रिज खोला तो फ्रिज क्या हुआ कि फ्रिज था जो आपने बताया था, उसमें कपड़े रखे हुए थे अंदर? नहीं, फ्रिज तो एक कबर्ड थी, उसमें वो अपने कपड़े रख रहे थे। कपड़े रखे हुए थे। ओके। लेकिन लास्ट टाइम जब लेकिन मैं, जो बाहर से बंदा देखे जैसे अगर फ्रिज भी है, टीवी भी है, वो तो परसेप्शन है ना, परसेप्शन देखो उसका ना। फर्स्ट परसेप्शन ये था, ये तो वेल ऑफ घर है, एग्जैक्टली। वेल ऑफ गांव है, साफ सुथरा गांव है। लेकिन जब मैं लास्ट टाइम गया था तो पता चला कि चलते चलते अब टीचरों की तनख्वाह $80-90 तक पहुंच गई है। अभी बढ़ गई है। हाँ। सही। तो मतलब ये एक ट्रांसफॉर्मेशन तो है, नज़र आ रहा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो पोटेंशियल था लोगों को, उसको इस्तेमाल किया गया और उनको एक रास्ता भी नज़र आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं सोवियत दौर में गुर्बत बहुत थी, सोवियत दौर के बाद अच्छा। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग तो कहते हैं सोवियत दौर बेहतर था। नहीं, सोवियत दौर बहुत अच्छा था फ्रॉम द हाउस होल्ड्स परस्पेक्टिव। ठीक है, यानी जो आम आदमी की ज़िंदगी हाँ। के हवाले से। क्योंकि उस वक्त फुल एम्प्लॉयमेंट थी, हर चीज़ सरकारी दुकान पे मिलती थी, हाँ। फिक्स्ड रेट्स थे, और लाइफ वाज प्रिडिक्टेबल कि अगर बच्चा पैदा होता है उसके लिए किंडरगार्टन है, फिर प्राइमरी स्कूल है, फिर हाई स्कूल है, फिर यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी के बाद उसके जॉब की गारंटी है, यानी मुकम्मल सोशल प्रोटेक्शन हासिल था। सर, आपने ताजिकिस्तान में काम किया, फिर पाकिस्तान में भी किया, गुर्बत के दोनों तरफ आपने दोनों डायमेंशंस देखे, तो क्या फ़र्क नज़र आया दोनों साइड पे, गुर्बत की यहाँ की नौयत और सेंट्रल एशिया की नौयत में? जैसे मैंने जिक्र किया कि ताजिकिस्तान में इकोनॉमिक पॉवर्टी थी, जबकि हमारे साउथ एशिया में इकोनॉमिक पॉवर्टी भी है और साथ कल्चरल पॉवर्टी भी है। कुछ हमारा जो माशरा है वो हमें बताता है कि आपने बस सब्र करना है, आपने सब चीज़ें किस्मत पे ब्लेम करनी है, आपने हरकत में बरकत वाला असूल नहीं अपनाना, आपने चीज़ें आउटसोर्स करनी है, कोई और करेगा। हाँ, आपने बस गुशा नशीन होना है। हाँ, तो ये फ़र्क है। यानी यहाँ पे कल्चरल जो हमारी मेंटालिटी है या जो हमारी एक थिंकिंग है वो भी एक बड़ा बैरियर है। हाँ, बिल्कुल, को कम करने के लिए। और इसके पीछे अगर हम वापस जाएं ताजिकिस्तान, शुरू में जब मैं गांव में जाता था तो मुझे जो सबसे सरप्राइजिंग चीज़ लगती थी, तो जब वो लोगों को इंट्रोड्यूस कराते थे तो वहाँ आपको हर किस्म का प्रोफेशनल मिलता था, टीचर, अकाउंटेंट, इकोनॉमिस्ट, वेटरनेरियन, एग्रोनॉमिस्ट, सॉइल साइंटिस्ट। तो यानी एजुकेशन बहुत हाई लेवल का। तो वो जो ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट थी वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। जबकि हमारे मुल्क में आपको पता है ह्यूमन कैपिटल पे तो इन्वेस्ट हो ही नहीं रही। बिल्कुल, हमारा बजट का आप देखें बहुत कम हिस्सा में, HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दुनिया के 100
48वें नंबर पे हैं। वो छोड़ो, 25 मिलियन बच्चे हमारे आउट ऑफ स्कूल हैं 25 मिलियन आउट ऑफ स्कूल हैं और ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। 40% स्टंटिंग पे है सर। 25 मिलियन आउट ऑफ स्कूल हैं, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन टीवी पे कोई उस मौजू पे बात नहीं करता। बिल्कुल। हर कोई 90 दिन के पीछे लगा हुआ है। 25 मिलियन का कोई जिक्र नहीं करता। बिल्कुल। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन फॉर ऑल के प्रोविज़न मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कोई काम नहीं है। अच्छा सर, इसमें जो ग्रेजुएशन मॉडल्स हैं, मुख्तलिफ एक इदारे हैं इस पे काम करते हैं, तो अक्सर जब भी पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स पे या ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के ऊपर एक तनकीद होती है, वो ये होती है कि इतने अरसे से काम चल रहा है, गुर्बत क्यों कम नहीं हो रही है? क्या गुर्बत कम न होने में इनकी ज़िम्मेदारी है या इनका क्या रोल बनता है उसमें? ये या जो क्रिटिसिज्म है ये वैलिड है, ये जायज़ है, या वैसे ही लोग इस पे बात कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो मैं कहता हूँ लेज़ी एनालिस्ट हैं। लेज़ी एनालिस्ट, ठीक है। अगर आपने किसी माशरे में गुर्बत कम करनी है तो आपको 3 लेवल पे काम करना पड़ता है। ठीक है। मैक्रो लेवल, मेसो लेवल एंड माइक्रो लेवल। ये 3 लेवल पे काम होना चाहिए। ठीक है। और 3 लेवल्स की दरमियान अलाइनमेंट होनी चाहिए। ठीक है। पिछले 2-3 सालों में सोशल मीडिया पे हमारे अपने न्यूज़पेपर्स में काफ़ी आर्टिकल्स आए हैं जी कि जी बांग्लादेश में क्या बेहतरी आ रही है, कि वही बांग्लादेश जो तमाम इंडिकेटर्स में पाकिस्तान से पीछे होता था, बिल्कुल अब आगे निकल गया। तो जब मैंने वो देखा तो मुझे नज़र आया कि उनकी जो मैक्रो कंसिडरेशंस हैं, मेसो और माइक्रो, उनमें अलाइनमेंट है इन तीनों लेवल पे। यानी एक तो रियासत की जो पॉलिसी है उस लेवल पे, रियासत की पॉलिसी है, और फिर इदारे जो बने हैं गुर्बत कम करने उसके लेवल पे, और फिर ज़मीन पर जो लोग हैं वो भी मोबिलाइज है। ये तीनों लेवल पे। बिल्कुल। तो मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, प्रो सिविल सोसाइटी एजेंडा, मेसो लेवल पे जो उनकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जी, जो उनका प्राइवेट सेक्टर है, हाँ, वो ग्रो हुआ है, उनकी जो आउटरीच है बड़ी एक्सटेंड हुई है, बिल्कुल उन्होंने इनोवेट किया है। और नीचे जो कम्युनिटी लेवल है, माइक्रो लेवल, वहाँ लोगों को मुनज़्ज़म किया है, अवेयरनेस दी है, उनके एटीट्यूड्स चेंज हुए हैं। फॉर एग्जांपल द फोकस ऑन वुमेन्स ओनली मोबिलाइजेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसोर्स प्रोविज़न। बांग्लादेश में जो ख़वातीन का रोल रहा है पिछले 5-10 सालों में, वो ख़ुद एक रेवोल्यूशन है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप जब ख़वातीन को एम्पावर करते हैं तो उसके और बड़े फ़वाइद होते हैं। बांग्लादेश में वुमेन्स एम्पावरमेंट पे बहुत काम हुआ है और आज उसका नतीजा सामने है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट, वुमेन्स मोबिलिटी। यानी ये एक आर्ग्यूमेंट बन सकता है कि जो माशरे लॉन्ग टर्म में, यानी हुकूमत की सरपरस्ती भी हो, गुर्बत कम करने के लिए पॉलिसी साजी हो, इनेबलिंग इन्वायरमेंट हो, फिर जो सिविल सोसाइटी इदारे हैं वो भी गुर्बत को फोकस करें, फिर ग्राउंड पे जो ज़मीन पे असल लोग हैं जिनमें गुर्बत है उनको भी मुनज़्ज़म किया जाए, तो ये तीनों लेवल पे मिल के ही गुर्बत को कम किया जा सकता है। यानी ये आर्ग्यूमेंट माने नहीं रखता कि गुर्बत सिर्फ एक इदारे पे डाल के हम कम नहीं कर सकते, यानी एक की जिम्मेदारी नहीं हो सकती है, तीनों लेवल पे काम। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ बांग्लादेश की मिसाल नहीं है, दुनिया में और ममालिक हैं यहाँ ये 3 लेवल्स पे काम हुआ है। अगर हम 50s-60s में जाएं तो ताइवान में, कोरिया में यही हुआ है। बिल्कुल। अभी बांग्लादेश में, इंडिया में यही हो रहा है। तो हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी ऐसे ही माहौल फ्राहम होगा कि गवर्नमेंट का पॉलिसी फ्रेमवर्क अच्छा हो। यही दुआ कर सकते हैं, फिलहाल तो नहीं लग रहा सर। नहीं, इंशाल्लाह होगा। वन शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक। और अभी जो पाकिस्तान में काम हुआ है, एविडेंस है, एक्सपीरियंसेस हैं जो गवर्नमेंट मजीद सपोर्ट करके इनको स्केल अप कर सकती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी मिसाल जो है वो खुद हमारे सूबा सिंध में है। 2008 में हुकूमत सिंध ने काम शुरू किया था
سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن کے ساتھ 2 ضلعوں میں. 2 ضلعوں میں ٹھیک ہے. اب چلتے چلتے وہ تقریباً ہر ضلع تک پھیل گیا ہے. بالکل وہ اچھا خاصا کام ہوا ہے. میں نے خود نہیں بالکل میں گراؤنڈ پہ گیا ہوں اور بہت امپریسو کام ہوا. ہاں آپ تھرپاکر جائیں, تھٹا جائیں, بدین جائیں, کشمور جائیں, دادو جائیں. تو اب یہ جو کام ہے نا سر, اس کی ایک تو ہمارے یہاں ویزیبلٹی نہیں ہے جنرلی دیکھا جائے تو. جب آپ کسی گاؤں میں جا کے خواتین سے بات کرتے جو منظم خواتین ہیں تو ان کی آرٹیکولیشن, ان کا بات کرنے کا طریقہ, اپنے مسائل سے آگاہی جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس پہ بہت کام ہوا ہے. لیکن جب ہم اوپر آتے ہیں نا, جو اسٹیٹ سٹرکچر ہے یعنی گورننس کا سٹرکچر ہے, وہاں پہ بہت سارے بیریئرز اب بھی موجود ہیں. چاہے سندھ ہو, کے پی ہو, بلوچستان کے حالات تو اور بھی مخدوش ہو گئے. تو اس لیول پہ جو سوال, جو آرگیومنٹ بنتا ہے شاید یہ بنتا ہے کہ گراؤنڈ پہ سول سوسائٹی تو کوشش کر رہی ہے, رورل سپورٹ پروگرامز کا بہت بڑا زبردست کام ہے, لیکن اس کام کو آگے لے جانے کے لیے, اس کو ری انفورس کرنے کے لیے حکومتوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, بہت پازیٹیولی کرنا چاہیے. کیونکہ آپ نے جو بنگلہ دیش کی مثال دی اور تائیوان کی دی اور ممالک کی, یہاں پہ ایگزیکٹلی یہ جو کوآرڈینیشن ہے تینوں لیول پہ, اس نے ایک ٹرانسفارمیشن برپا کی ہے. مثلا اگر بنگلہ دیش دیکھیں سر 71 میں جب الگ ہوا تھا تو کیا حالات تھے اور آج کیا حالات ہیں. تو یہ انہوں نے ایک جرنی یا ایک جو سفر شروع کیا تھا, وہ لمبا سفر تھا, لیکن اس کے ریزلٹس جو ابھی آنے شروع ہوئے ہیں. تو ہمارے لیے بھی میرے خیال میں یہ ایک بڑا ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ پالیسی میکرز کو جگایا جائے. اس کے لیے کیا طریقہ ہو سکتا ہے, کیسے ان کو اس کا احساس دلایا جائے, ان کو کنونس کیا جائے کہ وہ جو کام ہو رہا ہے گراؤنڈ پہ, مائکرو لیول پہ اور میزو لیول پہ, اس کو میکرو لیول پہ پالیسی سازی کے ذریعے کیسے بہتر کیا جائے. اس کے لیے کوئی تدابیر آپ کے ذہن میں ہیں یا آپ نے کوئی ایکسپیرینس کیا ہے کہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں, اگر ان کو تھوڑی سی فرصت مل جائے جی, ان کو گاؤں لے کے جانا چاہیے. ٹھیک ہے. کیوں؟ انگریزی میں کہتے ہیں سینگ از بلیونگ. سینگ از بلیونگ, بالکل. کہ اگر فیلڈ میں جائیں, ان مرد و خواتین سے ملیں اور دیکھیں کیسے ان کی زندگی میں تھوڑا سا فرق آیا ہے, بہتری آئی ہے, اور واپس آ کے اپنا ریسورس ایلوکیشن پالیسیز چینج کریں, مزید ریسورسز ایلوکیٹ کریں. لیکن یہ تھوڑا سا مشکل ہے ہمارے حالات میں کہ پچھلے 25-30 سالوں سے ہم 23 دفعہ IMF کے پاس گئے ہیں. جی, اب بھی جا رہے ہیں لیکن ابھی پیسے بھی نہیں دے رہا IMF. جب ہم IMF کے پاس جاتے ہیں تو اس کے بعد بجٹری کٹس ہوتے ہیں, ہاں, سوشل اسپینڈنگ پہ کٹ لگتا ہے, اور جو فزیکل اسپیس ہوتا ہے وہ شرنک ہوتا ہے. بالکل. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جی جلد از جلد میکرو اسٹیبلٹی آئے, فزیکل اسپیس بڑھنے لگے, اور مزید فنڈس ریسورسز ایلوکیٹ ہوں جی مرکزی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ فار سوشل پروٹیکشن پروگرامس, فار پاورٹی ریڈکشن پروگرامس, بالکل, اینڈ ان دا فیوچر فار پاورٹی گریجویشن پروگرام. تو یہ ایک طریقہ کار ایک ہو سکتا ہے. تو امید کرتے ہیں سر کہ یہ ہمارے ادارے, ہمارے پالیسی ساز اس کو سمجھیں, کیونکہ اگر پاکستان کو اس کرائسس سے, بحران سے نکالنا ہے تو لوگوں پر انویسٹ کرنا پڑے گا, تعلیم پہ, ہیلتھ پہ, پاورٹی کو ختم کرنے پہ. اور جو ادارے زمین پہ کوشش کر رہے ہیں ان اداروں کی آواز کو آگے بڑھانے کے لیے ان کو سپورٹ کرنا ہوگا, تو پاکستان کا جو ہے مستقبل روشن ہو سکتا ہے. بہت شکریہ خلیل صاحب, آج آپ تشریف لائے اور بہت زبردست بات چیت ہوئی آپ سے. پھر انشاءاللہ ہم نشستیں کریں گے. غربت کے حوالے سے کافی ڈسکشن آپ نے بہت بہترین طریقے سے اس کو ہمارے ناظرین تک پہنچایا ہے. ہاں, شکریہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.